हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने जहाँ पे फिनिश किया था आज उसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपको आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे क्या दिया हुआ है, वाटरफॉल्स दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे हमारा रिवर दिए हुए हैं। ठीक है, कि कौन से वाटरफॉल कौन से रिवर पे है। तो सबसे पहले देखते हैं जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात जो है हमें पता है कि ये भारत का क्या है, दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि कहाँ है, कर्नाटक के शिमोगा जिले के सागर पे स्थित है। इसके अतिरिक्त यदि हम बाकी को मैच करें तो हम देखेंगे कि हुंडरू जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पे है, और जोग जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि शरावती नदी पर है, और डुडुमा डुडुमा जो है वो मंचकुंड नदी पर है। और फिर हमारा धुआंधार आ गया। तो धुआंधार हमें पता है कि ये नर्मदा नदी अमरकंटक में है, आपको याद होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है कि मैच नहीं है, करेक्टली मैच। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा तसो मोरिरी, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि हमें पता है कि जो तसो मोरिरी है वो हमारा, तसो मोरिरी कहाँ पे है, लद्दाख में है। राइट, लद्दाख में है। तसो मोरिरी कहाँ है, लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। बाकी रेणुका झील पंजाब में है, सही है। चोलामू झील जो है सिक्किम में है, सही है। अष्टमुडी कयाल में है, मतलब सॉरी, अष्टमुडी कयाल ये केरल में है, तो ये भी हमारा सही है। मतलब इसका करेक्ट आंसर नहीं है पूछा है तो तसो मोरिरी जो हो जाएगा वो हमारा लद्दाख में हो जाएगा। अब हमारा नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक हमारा अभिकथन है और दूसरा जो है हमारा वो कारण है। अभिकथन और कारण पहले दोनों पढ़ लेते हैं। पहला अभिकथन है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में अल्प वर्षा होती है और शीतकाल में पूर्वोत्तर मानसून सक्रिय रहता है। उसका कारण भी ये दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही करेक्ट हो, मतलब दिए हुए, लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर मानसून इन दक्षिणी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है, ना कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 94 नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिकथन और दूसरा क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, जिसमें कि कथन क्या है कि काली मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध है, और रीजन दिया हुआ है कि काली मिट्टी में स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले तो हमारा ये रीज़न जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें पढ़ा है कि जो काली मिट्टी है उसमें क्या होता है, स्वयं जुताई करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है बेवर, दहिया, पेंडा, कुमारी और गिदिया किसके नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झूम कृषि के। हमारा अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे क्या दिया हुआ है, बांध दिया हुआ है, और दूसरे साइड पे हमारा रिवर दिया हुआ है, और बांध को रिवर से मैच करना है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना हमें पता है कि ये नर्मदा घाटी पर या नर्मदा नदी पर क्या हुआ है, बनाया गया है। फिर अगर उसके बाद बात करें भाखड़ा नांगल बांध की, तो भाखड़ा नांगल बांध हमारा हमें पता है कि सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सतलज नदी पर। फिर कृष्णा सागर बांध है, कृष्णा सागर बांध जो है वो हमें पता है कि कावेरी नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर। फिर नागार्जुन सागर बांध जो है वो हमें पता है कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इस प्रकार आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन उसके मुख्यालय से क्या है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे हमारा कोलकाता से मैच है, और उत्तर पूर्वी रेलवे हमारा गोरखपुर से मैच है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली से मैच है। दक्षिण मध्य रेलवे जो है हमारा वो सिकंदराबाद से है। किससे है, सिकंदराबाद से। बिल्कुल सही, इसका दक्षिण मध्य रेलवे जो है वो सिकंदराबाद में, ना कि हैदराबाद में। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है अधिकतम झीलों की संख्या वाले निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये ऑप्शंस देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे जिले हैं वो हमारा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। फिर उसके बाद हमारा बिहार में 38 जिले हैं, और महाराष्ट्र में हमारा है 36 जिले, और गुजरात में हमारा 33 जिले हैं। ये क्वेश्चन एक तरह से काफ़ी मतलब
एक तरह से बोला जाए तो टफ लेवल का ही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत याद करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या है तटरेखा, सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है, जो कि पूर्वी साइड पे है। फिर है हमारा पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? हॉकी टीम ने, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज, मतलब कांस्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एम पॉक्स से रिलेटेड है, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही है? तो आइए इसके सारे कथन को पढ़ते हैं। एम पॉक्स मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। फिर है एम पॉक्स एक जीवाणु के कारण होता है जो मक्खियों और ततैयों के माध्यम से फैलता है, ये भी सही नहीं है। एम पॉक्स तो बेसिकली एक विषाणु के कारण होता है ना, वायरस विषाणु के कारण होता है। फिर है यह केवल बंदर और ऑर्गुटन की प्रजातियों में ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल बंदर और ऑर्गुटन की प्रजातियों में, और भी विभिन्न जानवर हैं जिनसे यह हो सकता है। फिर हमारा अगला है कि एम पॉक्स वायरस एक वायरस है जो कि संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थ के साथ निकट संपर्क से फैलता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। और याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका में चल रहे मंकी पॉक्स प्रकोप को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामसर आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? भारत ने 1982 में क्या किया है? रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, और गुजरात में आर्द्र भूमि के अंतर्गत क्या किया है? अधिकतम क्षेत्र है। बोल रहा है कि गुजरात में आर्द्र भूमि के अंतर्गत क्या है? अधिकतम क्षेत्र है। तो ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि बात करें निम्नलिखित में से किस फिल्म को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आटम। फिर रुचिरा कंबोज के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतानेनी हरीश। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से किसे अग्नि मिसाइल का जनक या अग्नि पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो अग्नि पुरुष के नाम से डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल को जाना जाता है। सबसे पहले बता दें कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जो हैं उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को आकार देने में क्या की थी? बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। ये DRDO के एक वैज्ञानिक थे, राम नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा निम्नलिखित में से किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? तो जनसंख्या विस्फोट का काल भारत में 1951 से लेकर 1981 तक था, ऑप्शन नंबर सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रवासन के प्रेरक कारक है? तो प्रवासन के प्रेरक कारक के ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक आपदाएं, गरीबी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और नियमित काम की उपलब्धता, तो ये सभी, मतलब ये उसका आंसर हो जाएगा ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें एक साइड पे शहरों का वर्गीकरण दिया हुआ है और दूसरे साइड पे हमारा शहर दिया हुआ है, ठीक है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक शहर, धार्मिक और सांस्कृतिक शहर की अगर बात करें तो वो हमारा वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, ये सब है, ठीक है। फिर अगर बात करें शैक्षिक शहर की, तो शैक्षिक शहर में हमारा हो जाएगा अलीगढ़ और इलाहाबाद, रुड़की इत्यादि, ठीक है। फिर है गैरिसन छावनी शहर, ये है जालंधर, अंबाला, महू, बगीना। औद्योगिक शहर हमारा मुंबई है, सेलम है, कोयम्बटूर है, जमशेदपुर है, हुगली है, भिलाई है, ये सब क्या है? हमारा औद्योगिक शहर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कहवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कहवा से रिलेटेड? तो सबसे पहले यदि बात करें तो भारत में दुनिया का केवल 4% ही कहवा या कॉफ़ी उत्पादन होता है, और ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको के बाद कॉफ़ी उत्पादन में जो भारत है वो
कितने स्थान पर है, तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो 6वें स्थान पर है। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन जो होता है वो ब्राज़ील में होता है। और हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, पहले दोनों को पढ़ लेते हैं। यह है कि यह एक बागानी फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों में उगती है। तो यह समशीतोष्ण जलवायु पद्धतियों में नहीं उगती है, बल्कि जो कॉफ़ी होती है वो उष्णकटिबंधीय रोपण फसल होती है। और फिर हमारा अगला है कि केरल देश में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये हमें पता है कि कर्नाटक में जो होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब ये बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ नगर उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है वो उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से आते हैं? केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, यमुनोत्री आता है और गंगोत्री आता है, लेकिन तुंगनाथ नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कृषि योग्य भूमि को 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक बिना अगर जोते हुए छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वर्तमान परती के अतिरिक्त अन्य परती। क्या कहते हैं? वर्तमान परती के अतिरिक्त अन्य परती। ये कृषि योग्य ही भूमि होती है, याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है कि 1 वर्ष से अधिक, लेकिन 5 वर्ष से कम के लिए अगर 5 वर्ष से अधिक अगर छोड़ दिया जाए, तो फिर तो समझिए कि ये भूमि मतलब बिना खेती के ही छोड़ दी जाती है और ये बंजर भूमि हो जाती है। क्या हो जाती है? बंजर भूमि हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। औस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? औस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? तो ये हमारा हो जाएगा चावल की फसल की किस्में हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा या से लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोलोमाइट भी है, फायर क्ले भी है, चूना पत्थर भी है, मैंगनीज भी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र उसके देश से सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये बिल्कुल सही है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो जर्मनी के सहयोग से कहाँ स्थापित किया गया था? ओडिशा में स्थापित किया गया था। कहाँ? ओडिशा में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, हमें पता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, छत्तीसगढ़ में रशिया के सहयोग से, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है। फिर बाकी बोकारो इस्पात संयंत्र रशिया के सहयोग से हमारा स्थापित किया गया था। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, बिल्कुल करेक्ट। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर हमारा कहाँ पे है? बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल में है। आपको स्टेट भी याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे स्टेट वाइज पूछ लेगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ उड़ीसा में है, इस तरह से। फिर कपास के संदर्भ में यदि बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो आइए सबसे पहले स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं। पहला स्टेटमेंट है पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना जो है वर्ष 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। दूसरा है कि विश्व स्तर पर भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल सही है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई में था और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक जो है विश्व स्तर पर कपास का भारत है। ठीक है, फिर आगे हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग का विस्तार। तो राष्ट्रीय जल मार्ग के विस्तार के बारे में अगर देखें तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है हमें पता है कि इलाहाबाद से हल्दिया है, ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया था और दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1976 में ऐसा हुआ था कि टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। और क्या कर दिया गया था? जो दूरदर्शन डीडी नेशनल चैनल था उसको एक अलग रूप में क्या किया गया था? पहचान दिया गया था। कब? 1976 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पेट्रो रसायन उद्योगों का क्या है? उपसमूह है। पेट्रो रसायन उद्योगों के जो समूह है वो है पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स, फिर है
सरफेक्टेंट, इंटरमीडिएटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। ठीक है, सभी इसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के क्या है, उपसमूह है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रबी फसलों के प्रकार हैं। तो रबी फसलों के प्रकार जो हैं वो हमारे हैं गेहूं, सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा गेहूं जो है रबी की फसल है, जौ हमारा रबी की फसल है, बाजरा और अरहर जो है वो हमारा किसकी फसल है, हमारे खरीफ की फसल है, बाजरा और अरहर। चावल भी हमारा खरीफ की फसल है, याद होगा। मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ये भी हमारा खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल बेसिकली क्या होता है कि ये वर्षा पर निर्भर करती है, और रबी की फसलों के लिए हमें क्या होता है कि कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जैसे जौ, गेहूं हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ से पढ़ना है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।